तो आज हम एक बुक कवर करेंगे जो मैं एक बुक है जिसका नाम है प्रेजेंस और उसका सब टाइटल है ब्रिंगिंग योर बोल्डेस्ट सेल्फ टू योर बिगेस्ट चैलेंजेस। सो देर आर मैनी बुक्स जो मैं पढ़ता रहता हूँ। एक ब्लिंकिस्ट करके एक सर्विस है, आई लाइक दैट। उसमें वो लोग एक बुक लेते हैं, उसकी समरी प्रेजेंट करते हैं और वो 7 या 8 पेजेस में शॉर्ट में उस पूरी बुक की समरी प्रेजेंट करते हैं। सो इट्स अ नाइस वे टू रीड अ बुक। एक प्रकार से एक बुक की पूरी को हम क्विकली पढ़ सकते हैं जल्दी से और कम समय में उसका एसेंस मिल जाएगा हमको। तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं इस टाइप की जो तो वो डेली एक बुक की समरी देते हैं, तो मैं उसको कभी-कभी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो दिस इज बुक कॉल्ड प्रेजेंस बाय एमी कडी। हम इसकी लेट्स जस्ट लुक क्विकली। सो दी presence takes a valuable look at the relationship between our mind and body and how it can influence our psychology and ability to communicate effectively. And how it can influence our psychology and ability to communicate effectively by examining body languages and postures. Author Amy Cuddy reveals some simple tips that can transform the lives of shy and self-conscious people into confident powerhouses. So I think this is one of the themes जो हमारे उसमें होती है कई बार कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, हम हमारी बॉडी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आवर बॉडी इज़ एक्चुअली अ रिसोर्स फॉर अस दैट कैन हेल्प अस बिकम मोर, ये बोल सकते हैं कि बिकम मोर ग्राउंडेड, बिकम मोर प्रेजेंट, एंड इट कैन एम्पावर अस इन many ways. So तो ये बुक है, अगर इफ समवन एल्स वांट्स टू रीड, just read from the screen. I think you can see my screen. So you can read and we can discuss each paragraph or each page. So it's not a long book, probably कितने pages, जो however many small 17 pages हैं, पर वो font size बड़ा है इसलिए. Okay, so I'll start. तो इसकी इनिशियली है कि इसमें क्या है ऐसा. सो फॉर मैनी ऑफ अस पब्लिक स्पीकिंग इज अकिन टू अ वेकिंग नाइटमेयर, बट द गुड न्यूज इज इट डजंट हैव टू बी. Author Amy Cuddy explains the difference between delivering a mumbly, shaky message and a cool and confident one comes down to controlling your body and nervous system. And this isn't as difficult as you may think. तो जब हम कभी प्रेजेंटेशंस देते हैं या कुछ बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास हमको, अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो हम अच्छा एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अगर हम हमारे बॉडी और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकें, उससे कनेक्टेड हों. और ये बहुत इजी है. इससे रिलेटेड भी कुछ बताया जाएगा इस बुक में. With a handful of simple exercises, a focus on adopting good postures and breathing techniques, Cuddy shows us how to turn any presentation from a boring snooze fest into a captivating performance. So ये सिर्फ प्रेजेंटेशंस के लिए नहीं है, जैसा कि मैंने इसमें थोड़ा बहुत देखा था कि ये जो बुक है, मैंने पूरी डिटेल में अभी मुझे याद नहीं कि कब पढ़ी थी, काफ़ी टाइम हो गया, पर एडिटेड यू कैन सी जनवरी 8 2020, लॉन्ग बैक. पर मेन चीज़ है कि इसमें ब्रीदिंग और गुड पोस्चर्स के अलावा भी है चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है. So what will we learn? Why you may want to make power posing your next healthy habit. मतलब poses हमारी बॉडी कैसे हमको हेल्प कर सकती है, एक अच्छी हैबिट हम डेवलप कर सकते हैं. हमारा नर्वस सिस्टम को अगर हम मास्टर कर लें, जो कि हम फ्यू डीप ब्रेथ से कर सकते हैं, तो वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है. और सिटिंग पोस्चर्स वगैरह हमको कैसे हेल्प कर सकते हैं. ओके. So, first, our body conveys more about us than our words. So, body language is crucial for communication. तो कोई सा भी communication हो, जैसे हमने कई बार बात करी कि पहले
हम जब बात करते हैं किसी से, तो जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव तब है जब हम सामने वाले से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और कनेक्ट हम तब कर पाएँगे जब हम प्रेज़ेंट हों। तो जैसे कई बार कृष्ण लीला माता जी ऐसा डेमो देती हैं कि मान लो कोई मुझसे बात कर रहा है, वो बोले कि मुझसे बात करो, और फिर आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं इधर-उधर देख रहा हूँ, मैं फ़ोन चला रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं आपको अटेंशन ही नहीं दे रहा हूँ, राइट? तो अगर मैं आपको अटेंशन नहीं दे रहा हूँ तो आपका जो वो है, क्या बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट है बात करने में, वो खत्म हो जाएगा। जैसे लेट्स सी इफ आई एम सीइंग दिस एंड आई एम सेइंग समथिंग, तो आपको लगेगा कि अरे मैं टॉक दे रहा हूँ या मैं अपना फ़ोन देख रहा हूँ। सो आपका सुनने में शायद इंटरेस्ट और कम हो जाएगा। But if I'm fully present, if I'm like this, then you will say कि okay, yeah, this person is listening to me and he cares about me. I'm giving full attention. So body language important होती है communication में. Now ये इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं कि अगर बच्चे को सुला रहे हैं और उसमें हमारा जो ऐसा एकदम गुस्से में हमारा वो है, हमारा बॉडी पोस्चर, तो हमारी वॉइस कितनी भी अच्छी हो पर जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी वो एक एग्रेसिव होगी, तो बच्चा सो नहीं पाएगा, राइट? इसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है वो हमारे बहुत सारी उसको एक्सप्रेस करती है, हमारी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करती है। 2000 में एक स्टडी हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत अच्छी फेमस यूनिवर्सिटी है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट नैन्सी एक्टॉफ ran trials that revealed just how important body language is for communication। तो उन्होंने क्या किया, दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में जिनको अफेजिया था, अफेजिया मतलब कि जिन जो बोल नहीं पाते ठीक से, और उनको बोलने में दिक्कत होती है। आई थिंक अफेजिया इज अ कंडीशन वेयर यू हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग स्पीच, समझ नहीं पाते। ओके, सॉरी। जो अफेजिया मतलब जो बात को समझ नहीं पाते, आप कुछ बोल रहे हो तो उनको समझ में नहीं आएगी इजीली। और सेकंड ग्रुप क्या है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो समझ सकते हैं, नॉर्मल पीपल। सो उनको वीडियोस दिखाए गए ऐसे लोगों के जो कुछ बोल रहे हैं, और कभी-कभी जो लोग थे वीडियोस में वो झूठ बोल रहे थे, कभी-कभी वो झूठ सच बोल रहे थे, और पार्टिसिपेंट्स को ये बताया गया, पूछा गया कि वो ये बता सकें कि कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, उन वीडियोस को देख के। तो इस स्टडी में वो बता रहे हैं कि जो ग्रुप था जिसमें अफेजिया था, जिनको मतलब जिनको अंडर स्पीच समझने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, अफेजिया उनको मतलब स्पीच उतना समझ में नहीं आती ज़्यादा, पर वो ज़्यादा सही तरीके से लाइज़ को डिटेक्ट कर पा रहे थे। और आई एम सॉरी, ये कहाँ से आ गया? लाइन कहाँ से आ गई? एनीवेज़, तो the study showed that the group with aphasia was consistently better। तो ये जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने, उनको जो समझ में आया, उनका जो कंक्लूजन था वो ये था, उनका ऐसा मानना था कि दैट इज बिकॉज उनको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, पर वो बॉडी लैंग्वेज पे अटेंशन दे रहे हैं और वो बॉडी लैंग्वेज से सीख पा रहे हैं कि वर्ड्स क्या बोल रहे हैं, और इसलिए वो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा वो जो पर्सन की सही फीलिंग्स और थॉट्स को समझ पा रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग स्टडी, क्योंकि अगर इसका मतलब है कि जैसे हम हैं, हमने कई बार बात करी कि यूजुअली क्या होता है, हम को बोलना होता है नो, पर हम बोलते हैं यस, क्योंकि हम एक्चुअली एक प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं, दूसरों से भी झूठ बोल रहे हैं। पर अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज को कोई स्टडी करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति वास्तविकता में क्या चाह रहा है, क्या अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और उल्टा अगर हम देखें तो हम जब दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो हम उसको वास्तविकता में सही रूप में समझ सकते हैं, अगर वो व्यक्ति को हम प्रॉपरली उसकी बॉडी लैंग्वेज को सुने, उसकी बॉडी लैंग्वेज को सुने, मतलब जो वो बोल रहा है उसको तो सुन ही रहे हैं, उसको सुनना भी इम्पोर्टेंट है, पर अगर वो जो कर रहा है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसके ऊपर हम ध्यान दें तो हमको सही समझ में आएगा कि वो व्यक्ति अंदर क्या, उसके अंदर क्या चल रहा है। बाहर वो कुछ और बोल रहा है, हो सकता है अंदर कुछ और चल रहा हो।
सो इस स्टडी से प्रूव हो गया कि बॉडी लैंग्वेज इज अ की पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो बॉडी लैंग्वेज इज अ की पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और उससे रिवील होता है कि हमारी ट्रू फीलिंग्स क्या है। सो इट इज़ वर्थ पेइंग अटेंशन टू, स्पेशली जब हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से इम्पोर्टेंट या तो स्पीच दे रहे हो या हम किसी से भी बात कर रहे हो, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमारे वर्ड्स और हमारी बॉडी लैंग्वेज मैच करनी चाहिए। अगर हम वाकई में बिलीव करते हैं कि जो मैसेज हम दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी वो शो होना चाहिए हमको। यू हैव टू बी ऑथेंटिक इन आवर कम्युनिकेशन, ये इम्पोर्टेंट है। और ये लॉन्ग रन में भी अच्छा है कि हम बात करना, वो बात करें जो सच है, बजाय उसके कि हम दिखा कुछ और रहे हैं और अंदर कुछ और चल रहा है। सो लेट्स सी आगे। ओ ये वाला, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये वाला जो कोट है, ये मैंने कुछ दिन पहले आत्मशक्ति पे डाला था, कुछ दिन, काफी दिन हो गए। बट दिस इज द कोट ऑल्सो दे हैव प्रोड्यूस, द बॉडी सेज व्हाट वर्ड्स कैन नॉट, द बॉडी नेवर लाइज। आई रियली लाइक दिस कोट, क्योंकि दिस इज ट्रू कि हमारा बॉडी हमको कभी झूठ नहीं बोलती, स्पेशली जब हम अगर अपने खुद को समझने की बात करें। सो कई बार ऐसा रहता है कि हमको ये नहीं समझ में आता कि हम क्या चाहते हैं। So the best thing is to listen to our body. Ki what is our gut feeling? What is our body saying to us? Because body is communicating to us, but we don't listen so much. So that's a good thing that we can listen to our body. Our body never lies to us. Okay, so let's see the next second इसका जो topic है. It's easy to affirm your core values, and doing so makes you more convincing and resilient to stress. Okay. सो लेट्स सी, कोई और रीड करना चाहेगा ये थोड़े से एक दो पैराग्राफ? एनीवन? There is no shortage of self-help books that expound upon the benefits of self-affirmation, such as repeatedly telling yourself every day, I get better and better, or I always see the bright side of life. Such affirmations are superficial and rarely do much good. However, there are different kinds of affirmations, and some can be truly effective, like taking the time to affirm your core values. In In 2014, Stanford psychologist Geoffrey, Geoffrey Cohen conducted a study that included an exercise intended to strengthen core values. It's so simple that you could do it in your own spare time today. The first step is to write down a list of things you value in your life, such as creativity, healthy living, hard work, giving back to your community, spirituality, or whatever else you may be passionate about. Then pick one from the list to be a core value and take a moment to write a short essay about this topic and why it's meaningful to you. For instance, when a participant in Cohen's study chose being of service as her core value, her essay explained how she felt the world would be a better place if more people took the time to help one another. It may sound simplistic, but this exercise has surprising benefits, such as making you more resilient to daily stress and more convincing in how you communicate with people. Writing an essay about one of your core values was also part of a 2005 study by the American psychologists David ठीक है, इसको skip Reskin कर and सकते David Sherman. In this scenario, one group wrote essays about their primary core values, while the second group wrote essays on random topics. After the writing exercise, the participants were put in a purposefully stressful situation which involved giving a speech or solving math problems in front of an unfriendly panel of judges. The participants had their stress levels assessed by testing saliva samples for levels of cortisol, a stress related hormone. As you may have guessed, the participants who would read about their core values show no increase in cortisol levels during the stress situation, while the other group showed significant increases in their levels.
ओके, नाइस, थैंक यू। तो ये जो पर्टिकुलर ये चैप्टर बोल सकते हैं या ब्लिंक बोलते हैं, तो इस ब्लिंक में बात कर रहे हैं कोर वैल्यूज की, कि हमारे एक्चुअली में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हम किन चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझते हैं। अगर वो चीज़ें हमको क्लियर होंगी तो देन इट विल हेल्प अस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इसके लिए उन्होंने दो या तीन तीन स्टडीज अलग अलग को कोट किया है, पर मेनली उन्होंने एक ये चीज़ रेकमेंड करी है कि अगर हम ये लिखें कि हमारी कुछ चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, पहले तो हम उनको लिखें, और फिर उसमें से एक या दो चीज़ें ऐसी सेलेक्ट करें जो हमारे लिए कोर वैल्यूज़ हैं। कोर वैल्यूज़ हैं जो मतलब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर उसके बारे में हम कुछ शॉर्ट ऐसे लिखें। दिस इज अगेन एज एन एक्सरसाइज फॉर आवर सेल्फ, सो लेट्स डू दिस। हम ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, बट लेट्स टेक अ मिनट, क्योंकि आई डोंट वांट दिस टू बी लाइक अ लेक्चर। ऑफ कोर्स हम मोस्टली आई एम स्पीकिंग एंड वी आर नॉट, इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है, और हम ऑनलाइन सेटिंग में वैसे भी इंटरेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर let's do this short exercise कि let's take about a minute, एंड पेन और पेपर ले सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे हैं तो फ़ोन में नोट्स बना सकते हैं, या लैपटॉप पे हो तो लैपटॉप पे फाइल बना सकते हैं। जस्ट राइट सम वैल्यूज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसमें जैसे हमने पहले भी बात करी, हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, तो हम उन नीड्स की भी बात कर सकते हैं कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आई वांट टू बी लव्ड, आई वांट टू बी हर्ड, आई वांट फ्रीडम। तो ये भी हमारे लिए कोर वैल्यूज ही हैं एक प्रकार से हमारी। वो तो हम लिख सकते हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो लेट्स डू 1 मिनट। सो आप उसको डिटेल में बाद में कर सकते हैं, बट एटलीस्ट फॉर नाउ जस्ट डू दैट कि write in short कि a few core values या few values that are important to you, and pick one and write 2 sentences 3 sentences कि वो क्यों आपके लिए important है। Okay, so let's do that. I'll pause the recording for a minute. That's okay. So so कोई और पढ़ना चाहेगा आगे? Anyone would like to volunteer to read? I can read, although I just joined, so I don't know where we were exactly. यहीं Is से it- ये जो Imposter syndrome is more common than you might think, and you should not let it hinder you. As you have probably noticed, many of the best communicators exude a certain confidence when they speak. But such confidence can prove elusive, especially if you struggle to feel a sense of self-worth. Many of us have the feeling that we are inadequate or undeserving of success. Or perhaps it's the feeling that we will never be capable of speaking well in front of others. So why bother trying to improve? This feeling of being a fraud or undeserving of prosperity is clinically known as imposter syndrome, and it is more widespread than you may think. The term was first popularized by psychologist Pauline Clance in 1978, who was personally familiar with the condition. Clance had experienced plenty of academic professional success in her career, yet she continued to feel undeserving of praise. You can continue. In her mind, any good fortune she received was a matter of luck, and she was nothing more than an imposter, especially when compared to her more deserving peers. In 1978, Clance conducted a study with 178 other successful
mostly white and middle class American women to see if they too experienced imposter syndrome. As it turned out, the vast majority of these women also felt inadequate or fraudulent despite experiencing a pattern of achievements that should have proved otherwise. ओके, सो जस्ट फॉर पॉज फॉर अ सेकंड, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसको समझना, इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है. सो इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में जैसे इन्होंने बताया है कि ये जो टर्म है, सॉरी, हाँ, ये 9 साइकोलॉजिस्ट हैं पॉलिस क्लैंस, इन्होंने बनाई थी. और उनका वो था एसेंशियली ये था कि जब व्यक्ति को लगता है कि आई डोंट डिजर्व समथिंग, पर फिर भी वो बाहर से ऐसा नहीं दिखाता. वो बाहर से जो एक या ऐसी फीलिंग है जो व्यक्ति को होती है कि कि मैं फ्रॉड हूँ, क्योंकि आई डोंट डिजर्व व्हाट आई हैव. दैट इज लाइक इम्पोस्टर सिंड्रोम. इम्पोस्टर यानी यूजुअली होता है जो कुछ नकली, जो बाहर कुछ और दिखा रहा है. सो ये इस टॉपिक पे वो कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, बट वी विल जस्ट सी द बेसिक प्रिंसिपल, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है कि वी फील वी आर इनएडिक्वेट और अनडिजर्विंग ऑफ सक्सेस. सो या इस प्रकार से जो फीलिंग होती है कि मैं आई डोंट डिजर्व सक्सेस, आई एम इनएडिक्वेट, तो ये जो फीलिंग है ये बहुत वाइड स्प्रेड है, ऐसा बता रहे हैं. और उसके उन्होंने फिर एक ये भी करी कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, जो भी मेरे लाइफ में अच्छा है वो तो सिर्फ एक चांस है, पर एक्चुअली आई डोंट डिजर्व इट. सो एनी, जैसे इनके भी था कि एनी गुड फॉर्च्यून शी रिसीव्ड वाज अ मैटर ऑफ लक. फिर इन्होंने एक 1978 में एक स्टडी करी, क्लांस ने, ये जो पॉलिन क्लांस है, कि 178 सक्सेसफुल मिडिल क्लास अमेरिकन मोस्टली वाइट वुमेन, और उन क्योंकि वो सक्सेसफुल थी अपने अपने करियर में, पर उनसे ये पूछा गया कि व्हाट डू दे फील. तो उस स्टडी में उनको समझ में आया कि अधिकतर जो वुमेन थी उनको ऐसे लगता था कि हम इनएडिक्वेट हैं, या हम एक प्रकार से फ्रॉडुलेंट हैं, नकली हैं, कि ऑल्दो हमारे जीवन में सक्सेस है बट वी आर नॉट सफिशिएंट, वी डोंट डिजर्व इट. इस प्रकार से उनको ऐसा लगता था. सो विच इज व्हाट इम्पोस्टर सिंड्रोम इज अबाउट. एंड लेट्स रीड, कंटिन्यू. Are you reading, or otherwise someone else can read? Okay. No response. Okay. Nupur is reading. 1993, Clance revisited the study, this time looking at men. The results showed that men were, in fact, just as strongly affected by imposter syndrome. But the difference was they tended to keep it to themselves and would only admit to such feelings if they could remain anonymous. As you may know from first-hand experience, this kind of inferiority complex is hard to shake. As the studies showed, no amount of success or achievement was ever enough to get rid of it. What does help, however, is to keep in mind just how widespread imposter syndrome is and remember that most of it, and the most, if not all, human beings. What does help, however, is to keep in mind just how widespread imposter syndrome is and remember that most, if not all, human beings suffer from it. When you understand this, you can realize that one of two things is true. Either everyone is inadequate or everyone's sense of self-worth is malfunctional. Knowing that the second option is the truth, you can start to catch and recognize the syndrome when it starts creeping up, especially in those stressful moments before your next big speech. Okay, thank you.
सो अगेन वो यही बता रहे हैं कि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि कि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि हम कि व्हाट दे आर एक्चुअली they don't deserve any success, any good things in their life. तो सिर्फ पहले उन्होंने वुमेन के साथ ऐसी स्टडी करी, फिर बाद में मेन के साथ भी करी, तो मेन के अंदर भी ये फीलिंग कॉमन थी, पर उनके साथ बस ये था कि वो किसी को बताना नहीं चाहते थे, जो यूजुअली मोस्टली मेन हैव दिस थिंग कि दे डोंट शेयर देयर फीलिंग्स विद अदर्स। तो खैर उन्होंने ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है एक प्रकार से कि आई एम नॉट गुड इनफ, और कितनी भी हमको अच्छी चीजें मिल जाए लाइफ में, कितनी भी प्रेज मिल जाए, कितना भी हमको अप्रिसिएशन मिल जाए, पर वो हमको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस करी है कि हम उसी चीज पे ट्रस्ट करते हैं मोस्टली जो हमारे आइडियाज से मैच करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति को लगता है कि कि लेट्स से कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल, तो अगर कोई ये बोलेगा कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, तो उस पर तुरंत विश्वास कर लेंगे कि हाँ सही बोल रहे हो, क्योंकि वो उनके आइडिया से मैच करता है। और अगर कोई बोलेगा कि यू आर ब्यूटीफुल, तो वो व्यक्ति उस पर विश्वास ही नहीं करेगा, उसको लगेगा झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो उनके आइडिया से मैच नहीं करता। दिस इज वेरी कॉमन, आई हैव सीन दैट ऑल द टाइम। तो किसी भी जो हमारे सेल्फ बिलीव्स होते हैं, अगर कोई सेम चीज बोलता है तो हम उसको ट्रस्ट करते हैं, पर अगर कोई उससे विपरीत कुछ बोलता है तो हम उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ट्रूथ क्या है। जो हमारा बिलीफ है वो सिर्फ एक बिलीफ है हमारे बारे में, वो ट्रूथ नहीं है। और सामने वाला जो बोल रहा है वो ट्रूथ हो सकता है जो उसको फील हो रहा है, पर हम उसको ट्रस्ट नहीं करते। सो बट सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो, कि कितना भी सक्सेस या अचीवमेंट मिल जाए, अगर किसी को लगता है कि नहीं आई डोंट डिजर्व या आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। पर अगर हमको ये पता है कि एक्चुअली ऐसा कॉमन है, ऐसा इम्पोस्टर सिंड्रोम, तो देन इट विल हेल्प अस। एंड मोस्टली ये जो बोल रहे हैं, आई एग्री विद दिस, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग, मोस्टली पीपल हैव, ये जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है वो बहुत कम रहता है। उनको ऐसा लगता है कि हम, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ रहता ही नहीं है मोस्टली पीपल, क्योंकि हमारा जो बचपन में एनवायरनमेंट रहता है वो हमको, हमारे पेरेंट्स का इंटेंशन अच्छा रहता है, पर वो हमको ये बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वो करो, तुम इस चीज में अच्छे नहीं हो। तो वो उस चीज पे फोकस करते हैं जिस चीज में हम अच्छे नहीं हैं, और उनको ये लगता है कि उस तरीके से हमको एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम उस चीज को बेटर कर सकें। जैसे पढ़ाई में या स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा कि भाई तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, तो बोलेंगे मैथ्स में अच्छे नहीं हो, मैथ्स में अच्छे नहीं हो। उनका इंटेंशन ये रहता है कि हम मैथ्स में अच्छा करें, पर हम क्या देखते हैं कि भाई आई एम नॉट गुड इनफ, दैट्स व्हाट वी कैरी, एंड दैट देन वी कैरी लाइफ लॉन्ग। तो मोस्टली लोगों का जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ रहता है वो बहुत लो रहता है। सेल्फ एस्टीम बोल लें, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल लें, तो एक हमारा आत्मशक्ति का एक गोल भी है, इंटेंशन भी है कि हम अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकें, क्योंकि वी ऑल आर यूनिक इंडिविजुअल्स हु हैव अमेजिंग कैपेबिलिटीज, पर हम फोकस गलत जगह करते हैं। So focusing on this idea कि I am not worthless, I have unique capabilities, but they are hidden. I have to focus on those things, my skills, and I don't care about what others think of me. क्योंकि mostly होता है कि हम वही चीजों को वैल्यू देते हैं जो दूसरे हमें बोलते हैं, या दूसरे हमारे बारे में बोलते हैं, तो हम उसको वैल्यू देते हैं। एंड दैट्स हाउ वी लर्न कि वी डोंट हैव वैल्यू, पर एक्चुअली वो उनका सिर्फ एक परसेप्शन है, दैट डजंट हैव टू बी ट्रू, which is never true, because that's just their view about us, that's not the truth. So so that's one thing. Okay, so now Uh, moving forward, कोई I कुछ was बोल रहा just, है? I wanted to, share a few things which I was feeling after reading this and hearing it. Is it a time to do that? 138, I think there are, अभी हमने आधा पढ़ा है।
So, well, okay, let's go ahead. Share, then maybe we will see how much we can read today. That's okay. Thank you. And so one thing I was feeling was, as you were also mentioning that most of the many people, even around me, I have seen that, people really have a very low self-worth. And और जब इसका जो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि उसका एक तो सोल्यूशन क्या है, दूसरा कि वो क्यों मतलब ऐसा क्यों इतना देखने में आता है। तो एक चीज़ जो मैंने भी देखी है, कुछ जो लोगों से इंटरैक्ट किया है, थोड़ी बहुत काउंसलिंग में मैं इन्वॉल्व हुई या फिर मैंने इवन खुद की लाइफ में भी देखा कि डेफ़िनेटली एक जो अर्ली चाइल्डहुड रहता है, जो बच्चों को जब बहुत छोटे होते हैं जब बच्चे, तो उस वक़्त उनको जो उनके प्राइमरी रिलेशनशिप्स हैं, प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने उनको कैसे ट्रीट किया है, उससे बहुत डीप इम्प्रेशंस बनते हैं हम सबकी लाइफ में कि हाउ वी वर ट्रीटेड व्हेन वी वर यंग। और हो सकता है कि जैसे प्रभु भी बोल रहे थे कि उनका इंटेंशन अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है कम्युनिकेशन ठीक ना हो सकता है हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला हो, लॉट ऑफ थिंग्स माइट हैव हैपेंड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो उस समय जो हमें एनवायरनमेंट मिला होता है, और इवन ये चीज़ें जब एक मदर जब एक लेडी जब कंसीव करती है बच्चे को, तो उस वक्त मान लो कि इफ दे आर वांटिंग टू हैव अ चाइल्ड, हैव अ बॉय, पर उनको अगर अगर लड़की हुई, तो फिर तो जो मदर या जो पेरेंट्स होते हैं वो दे आर नॉट, देयर आर टाइम्स स्पेशली इंडिया में ऐसा बहुत होता था पहले, अभी कम हुआ है लेकिन स्टिल वी डू सी दैट कि उनको किस तरीके का एक्सेप्टेंस दिया गया, जो भी बच्चा हुआ, लड़की हुई कि लड़का हुआ। और अगर उस वक्त एक सेंस ऑफ डिसहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस है फैमिली में, तो उसका और प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जितने अर्ली चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा होता है वो सबसे डीप होता है। तो इवन कंसीव जब होता है बच्चा, तब क्या पेरेंट्स की फीलिंग्स हैं, और उसके बाद कैसे उसको रिसीव किया गया जब बर्थ के बाद, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत डीपली इम्पैक्ट करती हैं एक बच्चे को। और इसके बाद फिर उस समय जो भी हमें मिला, हमने जो कमेंट सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमने रिसीव करी, तो उसके कारण जो है कई बार दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, दैट इज़ नॉट द एंटायर थिंग, बट दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट रीज़न फॉर अ पर्सन टू रियली हैव अ लो सेल्फ वर्थ। और अब उसको हम लोग जब बड़े होते हैं, तो हाउ कैन वी डील विद दैट? मान लो कि हम ऐसी सिचुएशन में रहे हैं, तो हमारा बर्थ हुआ, तो जो एटलीस्ट जो मैंने 2-3 चीज़ें फ़ील की हैं कि हमें सबसे पहले तो हमको जो है अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ता है एक एडल्ट और एक चाइल्ड को, क्योंकि हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा भी होता है, एक चाइल्ड सेल्फ होता है और एक एडल्ट सेल्फ होता है। तो जो चाइल्ड सेल्फ होता है वो उसपे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है दूसरों के उस ओपिनियन का उसके बारे में। क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट उनके लिए वो अपनी आइडेंटिटी एक बच्चे की, वो बच्चा जो है खुद से अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाता, लेकिन उसको क्या बोला गया है, वो दूसरों से सुन के अपनी आइडेंटिटी उस हिसाब से फ़ॉर्म करता है। तो ये चाइल्ड सेल्फ के साथ होता है, लेकिन जो एक एडल्ट सेल्फ है, वो जो है वो इतना वल्नरेबल नहीं होता, इतना पावरलेस नहीं होता। तो जो एडल्ट सेल्फ है, वो देख सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। वो वीकनेसेस को भी बहुत ही कंपैशन के साथ, बहुत ही टेंडरनेस के साथ देख सकता है विदाउट जजिंग, और अपनी स्ट्रेंथ्स को भी क्लियरली आइडेंटिफाई करता है विदाउट रियली बीइंग प्राइड ऑफ या विदाउट बोस्टिंग इट, एंड रियली सीइंग कि वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर आई कहाँ से है। इट्स कमिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, इट्स कमिंग फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। तो एक जो एडल्ट होता है वो बड़े ही बैलेंस्ड वे में देख सकता है कि उसके अंदर क्या है, क्या नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होने से वो अपनी सेल्फ वर्थ कम नहीं करता। लेकिन एक जो बच्चा होता है, वो एक बच्चे की जो नज़र होती है, इट्स वेरी डिफरेंट। तो वी कैन हैव द डिफरेंशिएशन, एंड आई हैव सीन दैट प्रैक्टिस से और भगवान की कृपा से हम लोग धीरे-धीरे डिफरेंशिएट करने लगते हैं कि हमारा चाइल्ड सेल्फ कहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा एक्टिव हो रहा है और कहाँ हमारा एडल्ट सेल्फ एक्टिव है। तो ऑल वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू टेक चार्ज एज़ एन एडल्ट, एंड उस चाइल्ड को हमको ओवरपावर नहीं करने देना है और डिफरेंशिएट करना है। तो दैट्स वन थिंग व्हिच आई वाज़ इंस्पायर्ड टू शेयर। और दूसरा कि सबसे बड़ी सेल्फ वर्थ, जैसे प्रभु भी बोल रहे थे कि हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल भगवान, मतलब जो भगवान के साथ कनेक्शन है,
वो और भगवान हमको जिस तरीके से देखते हैं, मतलब कृष्णा लव्स अस सो मच एंड ही इज टोटली नॉन जजमेंटल एंड फुली एक्सेप्टिंग ऑफ अस। तो उस रिलेशनशिप में हम लोग अगर जब एक्ट करना चालू करते हैं और भगवान से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करना, मतलब भगवान जो खुद इतने पावरफुल है, यू नो, द सुप्रीम क्रिएटर, हम जो है उनके लिए इतने वैल्यूएबल हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी ज्यादा है भगवान की नजर में, तो हमको खुद, you know, at least in my case, I have felt that, you know, it gives me a lot of self-worth also, because I see that, oh, I am so deeply connected to a person who's, you know, who's a supreme, and this is how he sees me, and this is how much he loves me. So for me, that also becomes a, you know, great source of self-worth. So these were the two things which I wanted to share. Okay, thank you. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि एक तो हमारे खुद के अंदर जो दो पार्ट्स हैं, एडल्ट सेल्फ और चाइल्ड सेल्फ, तो वी हैव टू लर्न कि ग्रेजुअली हम अपना जो एडल्ट सेल्फ है वो कंट्रोल में हो, जो हमारा चाइल्ड सेल्फ है वो रहेगा पर वो एक छोटी सी स्पेस ले और हमारा एडल्ट उसको मैनेज कर सके, हम एज ए एडल्ट अपने आप को मैनेज कर सके। दूसरा एक चीज इम्पोर्टेंट ये नोटिस कर रहा था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इन वन सेंस दे आर बिग बट मोस्टली दे आर ऑल्सो अ स्मॉल चाइल्ड, और उनका जो पार्ट हमसे डील करता है वो मोस्टली एक छोटा बच्चा ही रहता है जो खुद अपनी दुनिया में रहता है, जो खुद उसकी नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो हमको, और वो ग्राउंडेड नहीं होते तो वो हमको वो नहीं दे पाते हैं जो हमें चाहिए। सो या कई बार क्योंकि ट्रेनिंग भी नहीं होती, कई बार ये चीज़ें लोगों को पता भी होती हैं, तो बातें करना आसान होता है पर एक्चुअली इसको अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है। So that's why we don't get that environment which is nourishing us, which is increases our self-worth. So it takes some effort, उसमें थोड़ा effort और hard work लगता है कि उस place पे हम आ सकें where we can understand कि actually जो हमारे views हैं हमारे बारे में वो बहुत important है, and we have to treat ourselves with kindness. We are not like कि हम अपनी वैल्यू करना सीखें, which is very important. So okay, so let's move forward. Feeling powerless can lead to actual powerlessness, but there are remedies for this. So would anyone like to read this part? कोई और? Okay, let me read a little bit. Feeling powerless can lead to actual powerlessness, but there are remedies. So, as a psychologist, the author Cuddy was once contacted by Cassidy, a woman who felt lost and powerless in life. After talking to her, so मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते जाता हूँ ताकि डिस्कस करते जाता हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे। कि इसकी केडी की कोई वो थी, क्लाइंट बोल सकते हैं, कैसिडी, जो जिसको अपने जीवन में बहुत लॉस्ट और पावरलेस लगता था। और आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव दिस स्टोरी विच इज कॉमन, क्योंकि ऐसा होता है, आवर एनवायरनमेंट इज लाइक दैट। तो उससे बात करने के बाद कडी जो ऑथर है इस बुक की, उनको ऐसा समझ में आया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। कि वो जो लेडी थी कैसिडी, वो अपने कॉलेज में, हाई स्कूल में वो एक बहुत सक्सेसफुल एथलीट थी, और ट्रैक एंड फील्ड करके एक वो होता है जिसमें शायद रनिंग और ये सब चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसमें बहुत सक्सेसफुल थी। पर जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुई, बाहर निकली, तो उसकी जो एथलेटिक लाइफ थी वो कम हो गई नेचुरली, क्योंकि व्यक्ति अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है करियर में, तो जो कॉलेज में खेल वगैरह रहते हैं वो नहीं है, तो उसके कारण शी वॉज फीलिंग हेल्पलेस एंड अनसर्टेन। और Cassidy's experience is not unusual. In fact, it's part of a vicious cycle that begins with feelings of powerlessness and results in behavioral changes and actual powerlessness. So important है, इसको हम लोग और भी एक टर्म यूज करते हैं, वो बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं
वो विचार क्या करते हैं कि हमको वैसा ही करने पे मजबूर कर देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उसको हेल्पलेस लगता था कि मैं एथलेटिक, तो वो और हेल्पलेस और एक्चुअली हो गई। इसी प्रकार से जैसे किसी को लगता है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि वो फिर लेट्स से कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, तो वो और पढ़ने में टाइम नहीं देगा, क्योंकि उसको लगता है मैं तो इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ, तो मैं मेरे को समझ में ही नहीं आएगा। और फिर उसके कारण वो जो पढ़ेगा व्यक्ति, वो उसको और उसमें एफर्ट ही नहीं डालेगा, तो उसको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, उसने मेहनत ही नहीं करी। और फिर एग्जाम में मान लो इस कारण से मार्क्स भी कम आए, तो देखो मैं तो, मेरे को पहले ही पता था कि मैं जो है इंटेलिजेंट नहीं हूँ। सो आई होप इट इज क्लियर कि इट्स जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि एक साइकिल है। फीलिंग्स होती हैं पावरलेसनेस की, जिसके कारण बिहेवियरल चेंजेस होते हैं और एक्चुअली व्यक्ति फिर पावरलेस हो जाता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट हाउ वी फील एंड व्हाट वी डू अबाउट दोज थिंग्स। ओके, और इससे एक और चीज जो मैं कनेक्ट कर रहा था जो ऊपर की, वो इम्पोर्टेंट ये थी कि जो उसको जो कैसिडी का एग्जांपल दिया है, तो कैसिडी वाज, उसको बहुत उसके लिए नरिशिंग था क्या, एथलेटिक्स। पर जब उसने वो छोड़ दिया, तो फिर उसको एक फीलिंग जो हो गई वो हेल्पलेसनेस की। तो जो मैंने पढ़ा है, या जो व्हाट आई बिलीव इज कि डूइंग थिंग्स दैट नरिश अस, दैट एम्पावर अस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं कि जो हमें करना पड़ती हैं लाइफ में, विच इज इम्पोर्टेंट, वी हैव टू डू दोज थिंग्स। पर हम वो चीजें करने पे उतना ध्यान नहीं लगाते हैं जो हमको एम्पावर करती है, जो हमको एनलाइवन करती है, नरिश करती है। सो वी हैव टू टेक सम टाइम ऑफ द डे, एवरी डे, जिसमें हम ऐसे काम करें, जैसे मान लो मुझे गार्डनिंग अच्छी लगती है, तो मैं गार्डनिंग के लिए थोड़ा सा समय निकालूं। डेली निकाल सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो वंस अ वीक, क्योंकि अगर वंस अ मंथ तो बहुत कम है, पर रेगुलरली, या मुझे कुछ और ऐसी चीजें हैं जो अच्छी लगती हैं, तो आई कैन डू देम more regularly. So that is something we should try to do. Okay, so reading ahead, this cycle was the subject of a 2003 study. एक दूसरे कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, डैशर केल्टनर, तो which showed how feelings of empowerment and powerlessness affect the approach system. The approach system is made up of a network of regions in the brain that promotes curiosity, being adventurous, and trying new things. Naturally, the approach system plays a big role in whether someone is socially outgoing and willing to seek out social and professional opportunities. तो हम हमारी लाइफ में दूसरी चीज़ों को, सोशल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रोच कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये हमारे ब्रेन का एक रीजन रहता है जो अप्रोच सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसको उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि फीलिंग्स ऑफ एम्पावरमेंट एंड पावरलेसनेस, ये हमारे अप्रोच सिस्टम, मतलब हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। और दूसरी साइड एक और इनहिबिशन सिस्टम है, जो कॉशियसनेस की, मतलब हम कितना रिस्क को अवॉइड करते हैं या हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो जब ये इनहिबिशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो इसका मतलब कि वो हमको कुछ भी काम नहीं करने देगा। हमको हर जगह में डर लगेगा या थ्रेट लगेगा कि अरे ये तो नहीं हो सकता। तो दूसरे लोग हो सकता है कि उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो और हम उसको देखें कि अरे नहीं ये तो रिस्की है या और ये थ्रेट है। और वो उसमें से क्या चीज़ें हैं जो इनहिबिशन सिस्टम को बड़ा बना देती हैं, वो है ये रिपीटेड फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस। तो जब हम पावरलेस फील करते हैं, तो हमारा ब्रेन का रीजन जो ये इनहिबिशन सिस्टम है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, तो फिर हम एक्चुअली दूसरी चीज़ों को कर भी नहीं पाएंगे। हम वो नहीं लेंगे, क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे। एंड लाइक ब्रेने ब्राउन की जो रिसर्च है, लाइक दैट ब्रेने ब्राउन की वल्नरेबिलिटी, जब तक वल्नरेबिलिटी नहीं है तब तक वी कैन नॉट बी होलसम। क्योंकि वल्नरेबिलिटी मतलब इफ वी डोंट टेक रिस्क,
then we cannot do something good for ourselves also. हम चीज़ों को एकदम मतलब we will not be able to do anything. So if someone experiences some disempowering situations, it is not uncommon for the person to dwell on these events, allowing the inhibition system to take over. तो क्या होता है कि जब कोई disempowering situation होती है, तो क्या होता है, हम फिर उसी के बारे में सोचते रहते हैं. जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट ही हैं, हम एग्जांपल लें उसी का कि कोई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स कम आए किसी एग्जाम में, तब वो यही सोचता रहेगा कि अरे यार मेरे मार्क्स कम आए. तो वो क्या कर रहा है कि जो डिसएम्पावरिंग सिचुएशन थी उसके ऊपर सोच रहा है, और उसी के ऊपर सोचने के कारण ये जो इनहिबिशन सिस्टम है वो और ज्यादा टेक ओवर कर लेता है, वो उसको पूरा एक प्रकार से कैप्चर कर लेता है. तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, द पर्सन एंड्स अप स्टक इन अ रट ऑफ पावरलेसनेस. तो व्यक्ति फिर पावरलेसनेस ही फील करता रहेगा कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या कर नहीं सकती, मैं तो एग्जाम, मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा, मैं फेल हो जाऊंगी या वॉट एवर. तो वो क्यों, क्योंकि वो किस चीज के बारे में सोच रहा था, जो डिसएम्पावरिंग सिचुएशन पे फोकस कर रहा था. अब इसके लिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने का क्या बता रहे हैं, साइकिल से बाहर निकलने का, कि फोकस किस चीज पे करें, पॉजिटिव इवेंट्स पे. क्योंकि वो क्या करेगा, वो अप्रोच सिस्टम को एंगेज करेगा, उसको रीस्ट्रेंथन करेगा. जो अप्रोच सिस्टम एक हमारे ब्रेन का पार्ट है. सो जो हम सुनते हैं कि इवन इफ यू आर फीलिंग डिसएम्पावर्ड राइट नाउ, यू कैन लाइकली रिकॉल, sorry someone is recording. You can likely recall a time when your actions did result in feeling of empowerment. तो अगर हम अभी disempowered भी फील कर रहे हैं, तो हम ऐसे समय के बारे में सोचें जब हमारे एक्शंस के कारण हमको empowered फील हुआ था. It's also called visualization. Visualization is a little different, where we are thinking about a situation which is better, like in future we want to create. और ये जो बोल रहे हैं वो पास्ट में जो हमारे अच्छी चीजें हमारे लाइफ में हुई उस पे फोकस करने की बात कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन फील कि यस हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें भी हैं. सो वी कैन फोकस ऑन गुड एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. ओके, ये एक टेक्निक बता रहे हैं पामेला स्मिथ की. Recall a moment of empowerment that is connected to your core values. Maybe it was a moment when you stood up to a bully or bonded with your friends after choosing to be honest and open hearted. तो कोई ऐसा moment of empowerment हम याद करें जो हमको, जो हमारी core values से connected हो, जिसमें हमको बहुत अच्छा empowered feel किया हो, क्योंकि हमने कुछ ऐसा action लिया, हमने कुछ ऐसा थॉट हो जिसके कारण वी हैव फेल्ट एम्पावर्ड. और जो भी मोमेंट था उसको अगर हम अभी रिकॉल करेंगे तो हमारी सेंस ऑफ एम्पावरमेंट बढ़ेगी, जिसके कारण विच विल इम्प्रूव अवर साइकोलॉजिकल स्टेट बाय स्ट्रेंथनिंग अवर अप्रोच सिस्टम. सो अप्रोच सिस्टम जो हमारे ब्रेन का पार्ट है उसको स्ट्रेंथन करेगा. सो दैट्स नाइस. Let's see, it's almost 1:56 right now. So let's see if there are any questions or comments, and you can read the other part then next time, क्योंकि अभी हम almost half पढ़ा है हमने, 9th page पे. So any question, comment आज के discussion से अभी तक? प्रभु जैसे एक कमेंट था, जैसे लास्ट में जो हम पढ़ रहे थे, आप शेयर कर रहे थे कि हम जैसे कोई ऐसा मोमेंट याद करें, यू नो द टाइम व्हेन वी रियली फेल्ट एम्पावर्ड. तो इवन जो सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग होता है, आई मीन काफी लोगों को शायद ये टर्म नहीं होगी, पर मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ कि उसमें भी आई मीन आई एम जस्ट शेयरिंग इट यू नो टू सॉर्ट ऑफ यू नो रीइंफोर्स लाइक जो मैंने और भी जगहों पर जो सुना है इसका इम्पोर्टेंस. तो उसमें क्या होता है कि हम
ऐसा ही करते हैं कि हम कोई ऐसा मोमेंट फील करते हैं कि जब हमको वो मेंटली भी रिकॉल दैट मोमेंट, भले वो जब भी लाइफ में वो इवेंट हुआ हो और जिन लोगों के कारण हमें सपोर्टेड फील हुआ हो, तो वी रिकॉल दैट और फिर हमको उस वक़्त जो फीलिंग्स आई थी उसको हम लोग हमारी बॉडी में ट्रैक करते हैं। थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, अभी फर्स्ट टाइम जिसने सुना है, बट इट्स रियली वेरी पावरफुल वे ऑफ कि कई बार क्या होता है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटल एक्सरसाइज भी कई बार हो जाती है। तो जब हम उसको लेकिन जब हम लोग सोमैटिकली फील करते हैं थ्रू आवर बॉडीज, तो वो जो है जो ट्रॉमास क्रिएट हुए हैं हमारे अंदर, उन ट्रॉमास वो जो है वो ट्रॉमास हील होते हैं और पॉजिटिविटी जो है वो एक्चुअली हमारे साथ स्टे कर पाती है और नेगेटिविटी जो रिलीज होती है हमारी बॉडी से। तो दैट्स वन थिंग आई वांटेड टू शेयर। ओके, थैंक यू। या सो इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो, एक सेकेंड, कि सो इट्स इम्पोर्टेंट कि व्हाट वी फील, जैसे हमने जो शुरू में एक कोट पढ़ा था कि आवर बॉडी नेवर लाइज। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि द मोर वी आर इन टच विथ आवर बॉडी, द बॉडी विल टेल अस कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, क्या हमारे को एम्पावर करता है, क्या हमको ड्रेन करता है। सो वी हैव टू पे अटेंशन, दिस स्किल इज़ वेरी क्रूशियल। ये हम ऑलमोस्ट हर बार इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये अगर हमने स्किल सीख ली धीरे धीरे कि लर्निंग टू लिसन टू आवर बॉडी, listening to our body and act on that, so that's something that we can do on a regular basis. उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमने एक बार 5 ब्रेथ एक्सरसाइज करी थी, या लेट्स डू अ क्विक मेडिटेशन इन द सेंस कि ग्राउंडिंग एक्सरसाइज क्विकली before we end. So to connect with our body, so let's सबसे important है कि to feel our self, our body, जो हम मोस्टली हम करते ही नहीं हैं। हम इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि हम दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, पर हमें हमारी बॉडी के बारे में ही नहीं पता रहता। सो आई एम होपिंग कि आप लोग बैठे हुए हैं या अगर लेटे भी हों तो, पर इट्स बेटर इफ़ यू कैन पुट योर फीट ऑन ग्राउंड, क्योंकि दैट हेल्प्स अस फील मोर स्टेबल। एंड अगर कुछ और कर रहे हों तो टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स एंड जस्ट फोकस ऑन दिस एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें फोकस इम्पॉर्टेंट है, तो हम दूसरी चीज़ें करते हुए नहीं कर सकते। सो जस्ट सिट स्ट्रेट in a comfortable situation, but mainly so that you can feel your feet on the ground. And then now bring your attention to your breath, क्योंकि ब्रेथ एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, एंड इट्स नरिशिंग। क्योंकि अगर हम देखें कि ब्रेथ के बिना हम 1 मिनट भी या 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते अगर हम ब्रीथ नहीं कर रहे हैं। पर मोस्टली हमारी ब्रेथ बहुत शैलो होती है, बहुत सुपरफिशियल होती है। सो लेट्स फोकस ऑन द ब्रेथ। सो व्हाट वी विल डू इज जस्ट एज आई से, एंड यू कैन डू इट ऑन योर पेस ऑल्सो, आप अपनी खुद की स्पीड से कर सकते हैं। बट लेट्स टेक डीप ब्रेथ्स एंड फोकस ऑन द नरिशमेंट दैट दिस ब्रेथ, जो सांस हम ले रहे हैं वो हमको क्या प्रोवाइड कर रही है। So so inhale deeply and feel in your body। जैसे हम सांस लेते हैं तो अगर हम ध्यान देंगे तो सांस हमारे अंदर जा रही है हवा, तो हमारी बॉडी एक्सपैंड करती है नेचुरली, पर हम उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। सो लेट अस उस पर हम अटेंशन दें थोड़ा सा। सो एक्सेल, हम सांस बाहर निकालें। जब हम सांस बाहर निकालें तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल मूवमेंट होता है, सो उसके ऊपर ध्यान देना है। एंड देन लेट्स टेक अगेन अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट फोकस, गिव अटेंशन टू द नेचुरल मूवमेंट ऑफ योर बॉडी व्हेन यू इनहेल। हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है अभी एटलीस्ट,
जस्ट इनहेल और एक्सेल, सांस अंदर लेनी और छोड़नी, और फोकस करना है कि ये नोटिस करें, सिर्फ नोट करना है कि हमारी बॉडी में कैसा मूवमेंट हो रहा है. सो 2-3 और सांसें लें गहरी, एंड जस्ट फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी. ओके, नाइस. अब एक चीज हम करेंगे कि अब हम जब सांस लेंगे तो डेलिबरेटली ट्राई टू एक्सपांड योर बॉडी, हमारे शोल्डर्स को हम ओपन करें और ज़्यादा से ज़्यादा सांस अंदर भरने की कोशिश करें. ठीक है. और जब हम सांस बाहर निकालें तो ज़्यादा से ज़्यादा सांस को बाहर निकालें, पेट को थोड़ा सा अंदर करके, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके, पर सांस जितनी हो सके बाहर निकालें. तो लेट्स टेक 2 or 3 ब्रेथ्स लाइक दैट. सांस अंदर ली, बॉडी को एक्सपैंड करके, और ज़्यादा से ज़्यादा सांस अंदर लेने की कोशिश करी, और बाहर निकालते समय ज़्यादा से ज़्यादा सांस को बाहर निकालने की कोशिश करी. ओके. एंड लास्ट थिंग वी विल डू इज फील अवर बोन्स. तो एक्चुअली हमारी बोन्स, हमें पता है कि हमारी बॉडी में हैं, पर हम उसको फील नहीं करते यूजुअली. सो जैसे हम बैठे हुए होंगे अगर, या लेटे होंगे, मोस्टली बैठे होंगे होपफुली. तो जब हम बैठे हों तो हमारी बॉडी जब भी या तो चेयर को या बिस्तर को या ज़मीन को टच कर रही है, तो उस जगह को फ़ील करें, वो जो कॉन्टैक्ट है. तो इट्स अ लिटिल हार्ड, वी नो. अगर सॉफ्ट जगह पे बैठे होंगे तो थोड़ा सॉफ्ट होगा, पर वो कॉन्टैक्ट को फ़ील करें. So that's a bone or a muscle that is interacting with some surface. तो just feel that contact with the, और या जैसे पैर हमने अगर अभी तक जमीन पे रखे हुए हैं, तो पैरों का जो कांटेक्ट है इसके साथ में, जो भी सरफेस है, जूते पे चप्पल हो या जो जमीन हो नीचे, तो उसके साथ जो कांटेक्ट को फील करें. एंड देन फील, नाउ फील व्हाट वी, जो हमारी बॉडी है, बॉडी का जो पार्ट है, मतलब बोन्स हैं और मसल्स हैं, दैट आर इन कांटेक्ट विद द सरफेस. अगर हम चाहें, अगर ज़मीन पे बैठे हों तो अपने हाथ को ज़मीन पे रख सकते हैं, एंड देन फील दैट कांटेक्ट. सो दीज आर ऑल एक्सरसाइजेज जो सिंपल हैं, पर ये हमको ग्राउंड करती हैं. ग्राउंड क्यों करती है? क्योंकि दे पुट अस इन टच विद आवर बॉडी. सो slowing down, that also help us in slowing down, and then we can listen to our body slowly. So I think that's all for now. Thank you very much for joining today. We will pause here and see you next week, next Sunday. Thank you.